बहुत विस्तार से। आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। आपका भी चेहरा जो है मीडिया वाले लोग हाथ दबाए कि आप वीडियो बनी उपस्थित है, आपकी उपस्थिति यहाँ होनी चाहिए। बैठ जाइए। आप खेती किसानी करने वाले लोग हैं हम लोग सभी। 48 डिग्री सेंटीग्रेड में भी हम लोग काम करने वाले लोग हैं। ये छोटी सी धूप है, कोई बड़ी बात नहीं है। सम्मानित साथियों, मेरे पैर टूटे हुए हैं। आप कुर्सी बैठिए। माता जी इधर आ जाइए। हमें अच्छा नहीं लगता है। अरे नहीं, ये बाबा साहब की देन है बराबर। आज देश की कुर्सी पर महिलाएं विराजमान है, ये तो गांव की बात है। ससुराल है, मुझे ससुराल की शर्म करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, कहीं भी बैठिए, आपको दिक्कत नहीं है। सम्मानित ग्रामवासियों, मेरे बड़े बुजुर्गों, नौजवान क्रांतिकारी भाइयों और माताएं बहनों, काफ़ी सारी बातें अभी बालकृष्ण जी ने आपको समझाने की कोशिश किया। दोस्त और दुश्मन की पहचान बताने के लिए उन्होंने आपको कोशिश की। संगठन के बारे में कुछ संक्षिप्त परिचय भी आपको समझाने का प्रयास किया। आज देश में गुलामी हमारी सबसे बड़ी समस्या है और आजादी सबसे बड़ा समाधान। एक लाइन में अगर समझा दिया जाए आप लोगों को, तो हजारों लाखों समस्याएं हमारे सामने दुश्मन पैदा करता है, दिन रात पैदा कर रहा है, कोई अंत नहीं है उसका। हम एक समस्या से समाधान करने की कोशिश करते हैं तो 1000 नई हमारे सामने दिखाई देती है। और उन हजारों लाखों करोड़ों समस्याओं में सबसे भयानक, सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो गुलामी हमारी सबसे बड़ी समस्या है और आजादी सबसे बड़ा समाधान। जब हम खुद मुख्तियार हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे, तो अपनी हजारों लाखों करोड़ों समस्याओं का समाधान करने लायक हो सकते हैं। जो लोग समस्या पैदा करते हैं वो कभी भी समाधान नहीं किया करते। उनका काम समस्या निर्माण करने का है। तो हमारा जो दुश्मन है उसका काम समस्या पैदा करने का है, समाधान क्यों करेगा? और वो समस्या पैदा करने वाले लोगों के पास में हम लोग जाते हैं, भैया हमें बचाओ, समाधान करो। वो करने वाला नहीं, उसके चरित्र में ही हमारे खिलाफत करना है। दोस्तों, पूरे भारत में चलो गांव की ओर। आपका ये गांव है, आपने हमको निमंत्रण दिया था क्या? नहीं दिया? क्या इस गांव में हमारी कोई रिश्तेदारी है या आपकी हमारे यहाँ पर कोई रिश्तेदारी है? नहीं है। ना आपने निमंत्रण दिया, ना हमारी कोई रिश्तेदारी है, ना कोई ब्लड रिलेशन है हमारा आपस में, उनका कोई रिश्ता है? नहीं है ना। हमारा आपका रिश्ता है दोस्तों, ये बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा है, ये विचारधारा ही हमारा आपके साथ में रिश्ता है। पुरखों की, पूर्वजों की व्यवस्था ही, उनकी विचारधारा ही, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं और बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि दूध और खून से भी ज्यादा गहरा रिश्ता विचारों का होता है। अगर मेरे साथ में कोई भी अगर ट्रेजेडी होती है इस गांव में, तो लठ निकाल करके आप सामने आ जाएंगे, उसका सर फोड़ने का काम कर सकते हैं। क्यों? कोई तो रिश्तेदारी नहीं है मेरी आपसे, विचार की धारा की बात है कि नहीं है? बाबा साहब अम्बेडकर जी को जब महाराष्ट्र के उनकी जाति बिरादरी के लोगों ने हरवाने का काम किया, संविधान सभा में नहीं पहुंचने दिया, और कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को हरवाने का काम किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके रसोइया को टिकट दे करके, उन्हीं की बिरादरी के आदमी को उस समय के 25,000 रुपए दे करके बाबा साहब अम्बेडकर के सामने चुनाव लड़ाया और बाबा साहब अम्बेडकर हार गए। अनपढ़ जाहिल आदमी को उस समय बाबा साहब अम्बेडकर विद्वान के सामने खड़ा किया कांग्रेसियों ने, वो हार गए और उसको जिता लिया। जब वो जीत गया तो जीतने के बाद में और दोबारा जले पर नमक छिड़कने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय कहा उस जीतने वाले व्यक्ति को, उस गुलाम को, जाओ
बाबा साहब अम्बेडकर को अपने जीत के जश्न में निमंत्रण देकर के बुलाओ, ये कार्ड लेके जाओ। बाबा साहब अम्बेडकर को बुरा नहीं लगा दोस्तों, जितना बड़ा विशाल सागर की तरह से उनका हृदय था, उनको बुरा नहीं लगा। और वो डरते डराते कपते कपाते बाबा साहब के पास में जाता है। बाबा साहब, ये जीतने का मेरा जश्न है, मैं आपका प्रतिद्वंदी था मगर जीत गया, मेरा आपसे जिंदगी हाथ जोड़ करके उस कार्यक्रम में आप आइए, मेरा आपको निमंत्रण है। नेहरू ने भिजवाया। बाबा साहब ने कहा आओ बैठो, पानी पियो। वैसे हारे हुए व्यक्ति को आपके उसमें नहीं आना चाहिए, कोई बात नहीं, मैं आऊंगा। तो उसको कहा भावराव, हाथी अगर बैठ भी जाता है ना, बैठा हुआ हाथी की ऊंचाई खड़े हुए गधे से ज्यादा होती है। बाबा साहब ने समझाया उसको, हाथी अगर बैठ भी जाता है तो भी वो गधे से ऊंचा दिखाई देता है। इसमें तेरा दोष नहीं है, तेरे मालिक का दोष है। जिसकी हमारी लड़ाई है, हमारी विचारधारा की लड़ाई है। बाबा साहब का समझाने का तरीका तथागत की तरह से था। वो सवाल पूछने वाले व्यक्ति से ही सवाल पूछ करके, जो सवाल पूछने आ रहा है उसी के मुंह से उसका जवाब निकलवाते थे। एक किस्सा है, ब्राह्मणों ने कहा तथागत ब्राह्मण जन्म से श्रेष्ठ होते हैं। ऐसा आज भी कहते हैं वो लोग, और उस समय भी कह रहे थे। 2500-3000 साल पहले ही बुद्धा के साथ में, उनके साथ में विचारधारा की ये लड़ाई थी। उस समय भी कहते थे ब्राह्मण जन्म से श्रेष्ठ होते हैं। अच्छा, तो बहुत शांत स्वभाव से बुद्धा ने कहा कैसे? ब्राह्मण जन्म से श्रेष्ठ कैसे होते हैं, जरा हमें विस्तार से बताइए। तो कोई जवाब उनके पास में नहीं था। वो बताने वाले के पास में कोई जवाब नहीं था कि कैसे श्रेष्ठ होते हैं। तो बुद्धा ने कहा अच्छा ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं आपकी बात मान लेता हूं, जो आप कह रहे हो कि ब्राह्मण जन्म से श्रेष्ठ होते हैं, बाकी सब नीच और कनिष्ठ होते हैं। तो ब्राह्मण के घर में बच्चा पैदा होता है या आसमान से टपक करके आता है? तुम्हारे धर्मशास्त्रों में तो कोई मुंह से पैदा हो रहा है, कोई भुजाओं से पैदा हो रहा है, कोई जंघा से पैदा हो रहा है। वैसे होता नहीं है ऐसा, मगर फिर भी क्या वास्तव में ही बच्चे जन्म लेते हैं आपके घरों में? अरे हाँ तथागत, बच्चे बकायदा जन्म लेते हैं हमारे घरों में। अच्छा, और जिनको तुम नीच मानते हो, कनिष्ठ मानते हो, उनके घरों में महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं या ऐसे ही कहीं से खेत में से मटके में से निकाल के ले आते हैं? नहीं, उनके यहाँ भी होते हैं। बोले अच्छा ठीक है। तो जो आप श्रेष्ठ बता रहे हो, अपने घरों की महिलाएं जो बच्चों को जन्म देती हैं, कितने दिन में देती हैं? उनका समय का कार्यकाल कितना होता है लगभग? जो श्रेष्ठ होते हैं उनके बच्चों का जन्मदिन कितने दिन में जन्म होता है? साहब 9 महीने 5-6 दिन के बाद में ही लगभग एक महिला जो है, हमारी जो ब्राह्मण महिला है, वो अपने बच्चों को जन्म देती है। और ये निचले स्तर पर जिनको आप नीच मानते हो, उनके घरों की महिलाएं कितने दिन में बच्चों को जन्म देती हैं? बोले उतना ही समय उनको भी लगता है। बोले ब्राह्मणों के घरों में जो महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, उनका जन्म देने का तौर तरीका, और इनके जो अनुसूचित जाति जनजाति बैकवर्ड क्लासेस आदिवासियों के घरों की महिलाओं का बच्चों को जन्म देने का तरीका एक ही जैसा, एक ही रास्ता है या कोई अलग अलग है? बोले एक ही तरीका है। तो तू ये बता कि ब्राह्मण जन्म से श्रेष्ठ कैसे होते हैं? एक ही तरीके से जन्म का सिद्धांत है, एक ही तरीके से एक ही समय लगभग सभी के यहाँ पर बच्चे को जन्म देने का तौर तरीका है। तो कोई श्रेष्ठ और कोई नीच कनिष्ठ कैसे हो सकता है? जरा बताओ तो। बुद्धू, बहुत आज तक कोई ऐसा वैज्ञानिक पैदा ही नहीं हुआ, ऐसा कोई महामानव ही नहीं है दुनिया भर में जो तथागत गौतम बुद्ध जी का मुकाबला। सवाल पूछने वाले व्यक्ति के मुंह से जवाब निकालना। ठीक इसी तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर का भी तौर तरीका था, तो बुद्धा को मानते थे। इसी तरीके से साहब काशीराम जी का भी तरीका, उनका तौर तरीका था। दोस्त और दुश्मन की पहचान समझने की जरूरत है हर एक साथी को,
हर एक मूल निवासियों को ये सिद्धांत, ये चिप अगर आपके दिमाग में आती है, कॉन्सेप्ट की फैक्ट्री से निकली हुई चिप, आपका सोचने का तरीका, आपका नजरिया अलग ही हो जाएगा एकदम से। ये बात हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से चलो गांव की ओर, गांव में जाकर के ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं। हम जानते हैं हजारों साल से जिस समाज को पढ़ने लिखने से, संपत्ति से वंचित करके रखा हुआ है, वो अपनी रोजी रोटी, अपने पेट पालने में ही इतना परेशान और पीड़ित है कि उसका लाले पड़े हुए हैं। जब इधर खाली होता है ना, तो इधर का ऊपर का माला काम ही नहीं करता है, साला कंफ्यूज रहता है, क्या करें, पहले अपना इसको आंख बुझाएं या पहले तुम्हारी आजादी की लड़ाई लड़े, कुछ समझ में नहीं आता है। और ये बकायदा योजनाबद्ध तरीके से हमारे लोगों को भूखमरी के कगार पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है वर्तमान शासक जातियों के द्वारा। जो शासक वर्ग है, ये अपने आप से नहीं हो रहा है, बहुत प्लानिंग के साथ में हो रहा है। राजा बनने के लिए आपको अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिलवाया। ये जो वोट की पावर है ना, राजा बनने के लिए है। हमारे लोग तो सोचते हैं 5 साल में एक बार सांसदी का या विधायक का वोट पड़ता है, अरे ठीक है, कोई जीते कोई हारे, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारे एक वोट से क्या होने वाला है, चलो हम किसी को भी डाल देंगे। अच्छा, किसकी हवा चल रही है, किसकी आंधी चल रही है, किसका तूफान आ रहा है, अपना वोट जीतने वाले को ही डालना चाहिए। ये दिमाग में गोबर भरने का काम दुश्मन करता है। सारे दिमाग को चौपट कर दिया है। हारने वाले वोट डाल करके वोट को खराब मत करना। अरे वोट कभी खराब नहीं होता है मेरे सम्मानित साथियों। ये वोट का अधिकार बाबा का दिया हुआ अधिकार है, ये खराब नहीं होता है। इसको मांगना या घिसना नहीं पड़ता है किसी को। जैसे ही चुनाव आता है वोट फिर से नया ताजा हो जाता है एकदम से। ये खराब नहीं होता है। आपका वोट का अधिकार बहुत बड़ी ताकत है। और ये बात भी काशीराम साहब ने आपको सिखाने का कोशिश किया कि हम किसी को राजा बना सकते हैं। ठीक है, ये अधिकार है, हमारे पास राजा बनाने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब ने दिलवाया, तो राजा बनने का भी अधिकार है। ये केवल बनाते रहो, कांग्रेस को बनाते रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे लोग बनाते रहे। उसको जमीन में गाड़ने का काम साहब काशीराम जी ने किया। फिर आज बीजेपी को बना रहे हैं। अच्छे दिन आएंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अरे किसके लिए भाई, किसकी लिए बात कर रहे हैं? एक एक नारे में हमारे लोग उनके जुगलों में फंस जाते हैं। और हमारे नेताओं की औकात क्या है? हमारे जो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के जो नेता लोग हैं, उनकी 2 कौड़ी की औकात दुश्मन नहीं समझता है। चाहे वो 4 बार मुख्यमंत्री रह लिए हो, चाहे वो 5 बार रह लिए हो, एक डब्बल की कीमत उनकी नहीं समझता है। उनको उनकी हाजी करनी पड़ती है, नहीं करेंगे तो जेल में सड़ जाएंगे। क्या उम्मीद करें इन लोगों से? बताइए, आज देश के अंदर में कितने बड़े भयानक हालात हैं। जिसको चाहे उसको गोलियों से टपका दो, हाल कहीं भी किसी चौराहे पर जाकर के, कोई पता नहीं मौत कहां से आने वाली है। किसी को भी मार देते हैं, कहीं भी मार देते हैं। इतनी दहशतगर्दी हो रही है देश के अंदर में। बेरोजगारों की फौज है, घर घर में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे बैठे हुए हैं। कोई एक धंधा नहीं है, कोई नौकरियां नहीं है। अनपढ़ जाहिल बनाने का कार्यक्रम है नई शिक्षा नीति के नाम पर। क्या चल रहा है देश में, क्या तमाशा हो रहा है? डबल इंजन की सरकार है, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए, जवाबदेही के लिए तैयार नहीं है आज की तारीख में। और सारा का सारा विपक्ष एकदम चिड़ी चुप बैठा हुआ है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे देश की बात हो, अगर कोई दिखाई दे रहा है, कोई मर्द लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, दोस्तों मैं किसी व्यक्ति विशेष की भक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि भक्ति भरम है सो जान। गुरु रविदास जी महाराज क्या कहते हैं? भक्ति भरम है, ये भ्रम है, सो जान है। मेरे समाज के लोगों, मूल्यवासियों, किसी की भी भक्ति भ्रम है, इसको जानो, इसको समझो। भक्ति चाहे मोदी जी की हो, भक्ति चाहे मोहन भागवत की हो, भक्ति चाहे योगी जी की हो, भक्ति चाहे किसी भी पार्टी के नेता की हो,
बहुत भ्रम है, इस भ्रम को तोड़ना होगा, इसको समझना होगा। तो साथियों, भक्ति बुद्धा ने भी नहीं कहा मत मानो किसी बात को, किसी मोटी पत्रा में, किसी पोथी में रखा हुआ है इसलिए किसी बात में मत मान लो। किसी बहुत बड़े विद्वान ने कहा है इसीलिए उसकी बात को मत मानो। मैं इस बात को कह रहा हूं इसीलिए भी मेरी बात को मत मानो। बुद्ध ने कुछ नहीं रखा अपने पास में। क्या कहते हैं? आज मैं ये जो बोल रहा हूं, जो बता रहा हूं, जो समझा रहा हूं, बुद्ध कहते हैं, उस समय कहते हैं हो सकता है कालांतर में, आने वाले समय में, साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल, 50 साल के बाद में आज की कही हुई बात मेरी उस वक्त में जाकर के प्रासंगिक ना हो। इसलिए मेरे नाम लेकर के किसी को भी जहर देने का भी काम मत करो। जो समाज के हित में हो, जो सही हो, अपने दिमाग का उपयोग करो। आज जो सही है कल वो गलत साबित भी हो सकती है। हो सकती है, नहीं हो सकती है? तो ये बुद्ध ने कुछ रखा नहीं अपने पास में, इसलिए किसी की भी भक्ति नहीं होनी चाहिए। हम उस जाति के हैं, हम उस पार्टी के हैं, इसलिए हम लोग चाहे मरे चाहे जिए, कुछ भी हो जाए, हम उसकी पूछड़ी पकड़ के रखेंगे, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। गलत बात है। आपका दुश्मन इतना शातिर है, वो अवसर की तलाश में रहता है। अगर कांग्रेस का खड्डे में जा रहा है, कोई बात नहीं, अपना विकल्प तैयार करो। कांग्रेस के विरोध में एक विकल्प तैयार किया उन्होंने, जनसंघ का। समझ रहे बात को? बहुत मौलिक बात बता रहा हूं, कोई बताने वाला नहीं है, कोई नेता आकर के आपको समझाने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी 1885 में ब्राह्मणों के चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, तिलक, आगरकर, गोखले, ऐसे 90 लोगों ने, उस समय के जो लर्नड ब्राह्मण थे, 90 लोगों ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में किया। फिर जनसंघ बनाया, फिर हिंदू महासभा बनाई, फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाई। ऐसे एक के बाद एक वो अपना बनाते रहे। रूलिंग पार्टी भी उनकी होनी चाहिए, अपोजिशन भी इनकी होनी चाहिए। तो 1951-52 में आकर के ये जो जनसंघ है ना, जो बीजेपी है, इसका पूर्व का नाम जनसंघ है। जनसंघ में ही अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज, जॉर्ज फर्नांडिस, ये सारे नेता लोग उस समय जनसंघ चलाने वाले लोग थे। 6 अप्रैल 1980 को जनसंघ को खत्म करके जनता पार्टी को पूरी तरीके से तहस-नहस करके, तोड़फोड़ करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाई। कांग्रेस पहले से थी, 1980 में बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि देश में एक बहुत बड़ी ताकत बन चुकी थी, उसका नाम है वामसेफ। 1973 में ही वामसेफ नाम का संगठन सात काशीराम जी ने, डीके खापड़े साहब ने, दीना भाना जी ने, वामसेफ नाम की एक सुपर पावर उस समय समाज के प्रचलन में आ चुकी थी। कांग्रेस के विरोध में कहीं वामसेफ बहुत बड़ी शक्ति ताकत नहीं बन जाए, इसलिए इसको रोकना होगा। और रोकने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाने का काम किया, क्योंकि वो चाहते हैं लोकतंत्र की ये खूबसूरती है, जो आज विपक्ष में बैठा है वो आने वाले 5-10 साल में रूलिंग में भी आ सकता है। तो रूलिंग में कहीं ये SC ST OBC के लोग, ये वामसेफ के लोग अगर कहीं ताकत खड़ी ना कर दें, इसलिए उन्होंने ये अपना ही बीजेपी बनाने का काम किया। अगर विपक्ष में बीजेपी है, रूलिंग पार्टी में पक्ष में सरकार चलाने का काम कांग्रेस कर रही है, तो आने वाले समय में बीजेपी शासन में आ सकती है। मगर ये SC ST OBC के लोग नहीं आने चाहिए, इनको रोकना होगा। तो काशीराम साहब ने नारा, देखो कितना देहाती नारा, आम से आम आदमी के दिमाग में समझ में आ जाए, जाहिल से जाहिल व्यक्ति के दिमाग में एकदम घुस जाए। क्या कहा उन्होंने? क्या कहा? वोट हमारा, वोट हमारा, हमारे समाज का वोट बहुत भारी, बहुत संख्या बल है हमारे पास में, और आज तुम्हारा, ए कांग्रेसियों, ए सोनिया गांधी, ए राजीव गांधी, वोट हमारे समाज का, SC ST OBC का, और राज तुम्हारा नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यही तो कहा था। पढ़े लिखे आदमी की समझ में आता है, आम से आम आदमी की समझ में आता है कि नहीं आता है?
लोगों की समझ में आ गया, अरे वोट तो हमारे पास में, काशीराम साहब सही कहते हैं, और राज साला इनका चल रहा है। नहीं, अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा किसी भी कीमत पर। ये बात इंदिरा गांधी के दिमाग में खटक गई। वो इंदिरा गांधी जो कहती थी गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी तो आज तक नहीं हटी। हटी क्या? अरे उस समय से हट रही है, इंदिरा गांधी भी हट गई दुनिया से, मगर गरीबी आज तक भी नहीं हटी। भूखमरी भी पैदा हो गई नीचे, गरीबी रेखा से नीचे एक और कार्ड बनने लग गया। अभी गरीबी रेखा कार्ड बनता था, उसके नीचे भी एक कार्ड बनने लग गया है, भूखमरी की रेखा बन रहा है। आप लोग लाइन लगा करके लेते होंगे 5 किलो राशन। बाबा साहब कहते हैं जाओ अपने घरों की दीवारों पे लिख दो, तुम्हें देश की शासन करती जमात बनना है, शासन करो। और मोदी जी क्या कहते हैं, अरे क्या चक्कर में पड़ो शासन वासन के, आप तो राशन लो बस। शासन की बात मत करो, राशन की बात करो। नहीं मिल रहा आपके घर में, नहीं मिल रहा, कितने लोग हैं? अच्छा आप, ए भाई, ए सेक्रेटरी, ए प्रधान जी, देखो इनके घर में राशन नहीं जा रहा है, या ठीक करो। वो राशन में उलझा के रख दिया उसको। इसको 5 किलो मिलना ही चाहिए गारंटी के साथ में, और राशन खाते रहो और मोदी जी के गुण गाते रहो। शासन की तरफ मत सोचो। 5 किलो अनाज में जिंदगी कटने वाली है। आजा ये हालत है, ये भिखारी बनाने का कार्यक्रम है। तो ये सारा षड्यंत्र है, भयानक षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र में हमारे लोग फंस गए। हमारी माताएं बहनें क्या सोचती हैं, अरे भैया क्या करना है, मोदी कम से कम नाच तो दे रहा है हमें खाने को, योगी जी कम से कम 5 किलो अनाज तो दे रहे हैं। अब कभी कभार जो मरेगा चल रहा है आजकल, मरेगा के कार्ड बन रहे हैं, मरेगा नहीं नरेगा, और मरेगा ही है वो मरेगा ही है, आज नहीं तो कल मरेगा, गारंटी के साथ मरेगा। मरेगा गारंटी योजना है वो, नरेगा नहीं, मरेगा गारंटी योजना। तो ये सारा का सारा जो है इतना भयानक षड्यंत्र हो रहा है, और उस षड्यंत्र में हमारे लोग फंस रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आपका वोट का अधिकार भी छीन लिया, छीन गया। कितने लोगों को मालूम है? आप बूथ पर जाके सर फोड़ते रहते हैं, फाड़ते रहते हैं, एक दूसरे को दुश्मनी लेते रहते हैं, और वोट का अधिकार 0 हो गया। और नेता को मालूम है, मगर फिर भी वो उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए अपने लोगों को तैयार नहीं कर रहा है। कोई बोलता है क्या? अरे आप जिसको चुनना चाहते हो वो नहीं चुन पाता है, जिसको नहीं चुनना चाहते हो वही चुन करके आता है। वोट की वैल्यू 0 हो गई है। इस ईवीएम के राक्षस की वजह से आपका वोट ईवीएम घटक जाती है। आपका वोट जो आप हाथी पे डालना चाहते हो, आप साइकिल पे डालना चाहते हो, आप किसी और पे डालना चाहते हो, वो सीधा वोट जाकर के भाजपा के खाते में ट्रांसफर हो जाता है। तो जिस हाथी को डाल रहे हो उसके मुखिया को समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए कि हमारे लोगों के साथ में गद्दारी हो रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में चक्का जाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं किया? अरे ये खड़ा है, कितने दिन किया? कोई किया आज तक? 2007 के बारे में 12 में 0 हो गया, 12 में हार गए, 14 में 0। जो हाथी 19 सांसद के रूप में बच्चे पैदा करता था, सांसद बनाता था, वो हाथी वोट दे करके आज वो अंडे दे रहा है। 2014 में अंडे दिया कि नहीं दिया? 0। क्यों नहीं ईवीएम के विरोध में आंदोलन खड़ा किया? मेरा कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है बहन जी के साथ में। मैं तो चाहता हूं हम लड़ रहे हैं, हम सारे लोग मिल करके ईवीएम को, साले को 15 लाख बूथों पर फोड़ना चाहिए। ये वामन मेश्राम जी ने ऐलान किया है। बहन जी समर्थन कर रही है? मैं कर रही। क्यों नहीं कर रही? किसके समर्थन में खड़ी हैं? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अखिलेश यादव जी को अभी गोरखपुर में मेयर का चुनाव हारे, 3 लाख लोगों ने वोट डाला गोरखपुर के अंदर में, निकला 4.5 लाख। अरे 1.5 लाख वोट कहां से आया? अखिलेश जी ने 4 लाइन लिख करके ट्वीट तो कर दिया, मगर उसको कैंसिल कराने के लिए आंदोलन नहीं किया। किस बात का डर है भाई?
किस बात का डर है? जेल चले जाओगे? अरे तो और महान हो जाओगे। गांधी तो जेल जाते जाते महान हो गए। बहन जी छोटी हो जाएंगी कि बड़ी हो जाएंगी जेल जाने से? अखिलेश भैया बड़े हो जाएंगे छोटे हो जाएंगे? अरे जेल जाने से जब गांधी जैसा आदमी इतना महान हो गया, जेल जाते जाते कैसे नियम तोड़ते थे पता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। हम अंग्रेजों के नियमों को, कानूनों को विनय पूर्वक तोड़ते हैं। क्या तोड़ते हैं? विनय पूर्वक। हम अंग्रेजों के नियम को विनय पूर्वक तोड़ते हैं, सविनय तोड़ते हैं और हमें जेल में डालो। गांधी जी महान हो गए जेल जाते जाते। 1 बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए। जाते जाते लोगों की सहानुभूति बढ़ती रही। गांधी हीरो हो गए और इतने बड़े हीरो हो गए, इतने बड़े हीरो हो गए कि तीसरे वर्ड में आने वाले गांधी जी पहले वर्ड से भी ज्यादा पॉपुलर हो गए। हुए कि नहीं हुए? जो पहले नंबर पे थे पंडित जी लोग, उनसे भी बड़े गांधी जी हो गए। इसलिए उनको बहुत गुस्सा आया, ब्राह्मणों को बहुत गुस्सा आया। गांधी हमसे तीसरे वर्ड में नीच आदमी और हम ब्राह्मणों से ऊंचा पॉपुलर बन गया, इतना बड़ा महान हो गया जेल जाते जाते, अब इसको जिंदा नहीं रखना चाहिए। नाथूराम गोडसे ब्राह्मण ने गांधी जी को 30 जनवरी को 1948 में गोली मार दी। मार दी कि नहीं मार दी? हमसे महान कैसे हो सकता है? हम भूदेवता हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं, ऐसा वो लोग सोचते हैं। और गांधी जी हमसे भी महान हो गए। नहीं, गांधी महान नहीं होना चाहिए तीसरे वर्ग का आदमी। महान तो हम ही हैं, हम जैसे चाहेंगे देश को चलाएंगे। गांधी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनवाया वीटो पावर का इस्तेमाल करके, और गांधी जी ने, नेहरू जी ने गांधी जी को मरवाया, आरएसएस के लोगों ने मरवाया। दोहरा चरित्र देखिए, यह है दोहरा चरित्र। जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी गांधी जी को ऐसे करके नमन करते हैं, फूल फेंक करके, वही नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जब हत्यारे नाथूराम के मूर्ति पर जाते हैं तो और एक कदम ज्यादा झुकने के बाद में उसको भी नमन करते हैं। कैसा दोहरा चरित्र। एक ही का फॉलोवर होना चाहिए ना, या तो आपको गांधीवादी बनना चाहिए या आपको गोडसेवादी बनना चाहिए, दोनों ही। कितना मूर्ख बनाओगे देश की जनता को भाई, हैं? कितना मूर्ख बनाओगे? और इतना सारा षड्यंत्र अभी देश में चल रहा है, एनकाउंटर हो रहे हैं, ईवीएम से देश के लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अभी नया सेंगोल पे बहुत बड़ा विवाद हुआ। देश की संसद में जाकर के वो एक राजशाही प्रतीक को वहां पर जाके स्थापित करने का काम मोदी जी ने किया। ये राष्ट्रद्रोह है कि नहीं है अपने आप में? संविधान के विरोध में है कि नहीं है? ये बताइए आप लोग। तो जो संविधान के आर्टिकल 13 का उल्लंघन कर रहा है, ये जो अभी बताया था बालकृष्ण जी ने कि आर्टिकल 13, भाई साहब छोड़ दीजिए इसको, काहे परेशान हो रहे हो? आपको ये बातें मिलने वाली नहीं है, पानी आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो वो आर्टिकल 13 जो कहता है संविधान का कि देश में जो भी रूढ़िवादिताएं, जो परंपराएं 26 जनवरी 1950 के संविधान लागू होने से पहले तक, एक क्षण पहले तक जो परंपराएं चल रही हैं, जो रूढ़िवादिताएं हैं, उनको नल एंड वॉइड घोषित किया जाता है, शून्य घोषित किया जाता है। ऐसा संविधान में लिखा है। और भविष्य में किसी को भी ऐसी परंपरा बनाने का, ऐसी रूढ़िवादिता है, किसी भी विधिमंडल को ऐसा कोई अधिकार नहीं होगा जो लोगों के मौलिक अधिकारों से असंगत हो। संवैधानिक भाषा है, मगर आज हो रहा है। लोकतांत्रिक देश के अंदर में चुना हुआ, ईवीएम से घोटाला करके चुना हुआ प्रधानमंत्री वो परंपराओं को डालने का काम कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों को भी उनके साथ छेड़छाड़ हो रही है। नोटों पे से अशोक स्तंभ का चिन्ह गायब कर दिया। बताइए कौन से नेता ने लड़ाई लड़ी आज तक है? ये सभी लोग नपुंसक हो चुके हैं।
इनके बस की बात नहीं है और किसी की भक्ति करने की भी आपको जरूरत नहीं है। मेरे सम्मानित साथियों, आपकी पीढ़ियों का भविष्य चौपट होने वाला है, हो चुका है। अभी खोने के लिए आपके पास में कुछ भी नहीं बचा है, पाने के लिए सारा जहां है। 2024 का चुनाव से पहले आपको गांव-गांव जाकर के संगठन खड़ा करना है। हम ऐसा मानते हैं कि राजा बनने के लिए चुनाव एक रास्ता है। भारत में ईवीएम ने उसको खत्म कर दिया। अब कितना भी जोर लगा लो, महागठबंधन का भी बाप महागठबंधन बना लो, अगर चुनाव ईवीएम से होगा तो आप राजा नहीं बन सकते हैं, दावे कितना भी कर लो। समझ ना? दूसरा रास्ता हथियारबंद आंदोलन, हम उसको नहीं मानते। हथियारबंद आंदोलन से हिंसा होगी और हम हिंसा के समर्थक नहीं हैं। हम हिंसा के समर्थक नहीं है, हम बुद्ध के विचार को मानने वाले लोग। बुद्धा ने एक कतरा कहीं गिरने नहीं दिया और दुनिया की सबसे बड़ी महान क्रांति किया, वैचारिक क्रांति किया कि नहीं किया? तीसरा रास्ता है दोस्तों, और वही रास्ता पे हम लोग चल रहे हैं। आपका साथ, आपका समर्थन, आपका सहयोग हमें मिल रहा है, पूरे देश में मिल रहा है, और वो साथ सहयोग देने के लिए आप ही प्रयास करेंगे, ऐसी उम्मीद भी करते हैं। वो रास्ता है, आखिरी रास्ता, जन आंदोलन। अब जन आंदोलन की पूर्व शर्त है, जन आंदोलन की पूर्व शर्त क्या है? जन आंदोलन की पूर्व शर्त है दोस्तों, जन संपर्क करना होगा। हमारे लोगों ने, हमारे साथियों ने, हम धन्यवाद देते हैं, उन्होंने अपना कर्जा अदा किया, समाज के प्रति कृतज्ञता व्यक्त किया, जिनके माध्यम से आज ये मीटिंग का आयोजन किया। जनसंपर्क हुआ कि नहीं हुआ हमारा आपसे? हुआ कि नहीं हुआ? आपका परिचय लिया, आपका परिचय दिया, मोबाइल में नाम की एंट्री हुई, हमेशा के लिए आपसे संपर्क बना रहेगा। क्या है ये? जन आंदोलन की पूर्व शर्त है जनसंपर्क। जनसंपर्क किया, आप सैकड़ों की संख्या में आए, इकट्ठे हुए, बैठे, जन संवाद हो रहा है। संवाद हो रहा है, हो रहा है। ये मुंह को आकाशवाणी बना रहा हूं कि नहीं बना रहा है? घंटे भर से आप बैठे सुन रहे हैं, कुछ नया आपके जीवन में कुछ हलचल हो रही हो, कुछ दिल की धड़कनें बढ़ रही होंगी आपकी। वास्तव में पहली बार ऐसी जानकारी हमको प्राप्त हो रही है। तो ये जनसंवाद हो रहा है, जनसंपर्क, जनसंवाद। इसके आगे जन संगठन बनेगा, जन जन का संगठन बनेगा। अगर एक गांव में 50 लोग तैयार होते हैं, आखिरी बात है, चक्रव्यूह है भाई साहब, ये आप ध्यान रखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ अभी। ये वो चक्रव्यूह बताने जा रहा हूँ जो आखिरी दरवाजा तोड़ सकते हैं आप लोग। अगर आपने जरा सा भी ध्यान भटकाने की कोशिश किया तो आप उस चक्रव्यूह को तोड़ नहीं पाएंगे, फिर आप उसी में फंस जाएंगे, अभिमन्यु की तरह से, जो कपोल कल्पित कहानी है। आखिरी बात क्या है? मैंने कहा आपको जन आंदोलन करना है, उसके लिए जनसंपर्क किया गया, जन संवाद कर रहा हूँ, जन जन का संगठन बना रहा हूँ, और जन संगठन जब होगा तो जन आंदोलन होगा। जन आंदोलन होगा, जन आंदोलन होगा तो किसी चुनाव की जरूरत नहीं है। जैसे भारत में अंग्रेजों को भगाने के लिए करोड़ों करोड़ लोग गांव गांव से निकल करके इकट्ठा आ गए थे, अंग्रेजों को घोषणा करनी पड़ी, हम जल्द ही भारत से जाने वाले हैं और आप लोगों को आजाद करने वाले हैं, क्योंकि अभी हमारा यहाँ रहना उचित नहीं है। आप लोग अपने देश को जैसा चाहो वैसे चलाओ, मगर आपको लड़ते हुए छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं। पहले आप राष्ट्रीय स्तर पर सहमति बनाओ। बाबा साहब अम्बेडकर एक वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे थे, गांधी जी दूसरे वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो तीसरे वर्ग को, मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहे थे उस समय। ये तीनों लोग मिलकर के आपसी सहमति बनाओ, तीनों आपसी सहमति बनाओ और हमारे सामने प्रस्ताव रखो, अपने देश को कैसे चलाओगे। ये उस समय अंग्रेजों ने कहा तो सहमति बनी, ऐसे 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 से चलाएंगे, ये हमारा देश का संविधान होगा, इसको सभी लोगों को मानना होगा। मानेंगे, उन्होंने स्वीकार किया, ठीक है, अब हम संतुष्ट हैं कि आप लोग सही सलामत तरीके से अपने देश को चला सकते हैं। आपकी सहमति से ना कोई हिंदू मुसलमान के नाम पर फसाद होगा, ना कुछ होगा, सभी लोगों ने सहमति जताई। मगर आज उस संविधान का उल्लंघन कौन कर रहा है? कर रहे कि नहीं कर रहे? उल्लंघन कर रहे कि नहीं कर रहे?
संविधान को खत्म करने का काम कौन कोशिश कर रहे हैं, मनुस्मृति लागू करने का काम कौन कर रहा है, और जिस मनुस्मृति को ब्राह्मण लोग देश में लागू करना चाहते हैं, हमारे सिर पर थोपना चाहते हैं, उसका बहन जी समर्थन करती हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, जब ब्राह्मण लोग खुल्ला तौर पर संविधान की प्रतियों को संसद मार्ग पर जलाने का काम कर रहे थे, तो एक शब्द भी ना देश ने कोई बोला, ना किसी भी दावा करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर जो अपना काम करते हैं, किसी भी व्यक्ति ने उस संविधान के समर्थन में कोई आंदोलन किया क्या? नहीं किया ना, नहीं किया। तो इनकी करनी और कथनी में अंतर है। इनकी मजबूरी है, ये बेचारे लोग हैं, इनकी मजबूरी है। हमारी आपकी कोई भी मजबूरी नहीं है, जन आंदोलन ही करना होगा। साथियों, मेरी बातों से कुछ साथियों के मन में ठेस लग सकती है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है। मेडिकल साइंस ने जो दवाइयाँ, जो गोलियां छोटी छोटी बनाई है ना, वो कड़वी बनाई है। कड़वी दवाई खाओगे उससे बीमारी ठीक होती है। ये ब्राह्मणवाद की जो बीमारी है, ये फुले साहू अम्बेडकर वाली जो विचारधारा की गोलियां हैं, इनको खाओगे, अगर कोई मिला करके इसमें शहद में मिला करके कड़वी दवाइयों को अगर कोई जहर खिलाना चाहता है आपको, तो दोनों काम एक साथ में नहीं हो सकते हैं। फुले साहू अम्बेडकरवाद एक विचारधारा है और ब्राह्मणवाद सनातनी वैदिक धर्मी एक विचारधारा है। दोनों विचारधारा एक साथ में नहीं चल सकती है। मगर आज क्या हो रहा है? हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। वो कभी भी, आप देखो, एक उदाहरण देता हूं मैं, 200 लीटर पानी का समरसेबल ड्रम में आप समरसेबल से भरने की कोशिश करो और उसमें 2 बूंद केवल तेल की डालो। खाली ड्रम के अंदर में 2 बूंद तेल की डालो और पूरे फुल प्रेशर से आप समरसेबल का पाइप लगा दो उसके अंदर में, ठीक है? वो 2 बूंद जो तेल की है, वो 200 लीटर खड़बड़ होने के बाद भी फिर भी पैर के ऊपर आ जाएगी। समझ रहे? एक परत बन जाएगी ड्रम के ऊपर में, ऊपर जो तेल है वो तैरता हुआ नजर आएगा और पानी नीचे रहेगा। वही है ब्राह्मणवाद, वही है मनुवाद, वही है शैतान दुश्मन। आप मिलाने की कोशिश करोगे, नहीं, इन्होंने हजारों साल से हमारा इस्तेमाल किया है, अब हम उनका इस्तेमाल करेंगे। अरे वो कभी भी इस्तेमाल होने वाले नहीं है, ये भ्रम है। इस भ्रम को तोड़ना होगा। गुरु रविदास जी महाराज की इस बात को समझना होगा। भक्ति धर्म है सो जान, समझ रहे बात को? ये है, वो मिलने वाले नहीं है कभी भी। 2 बूंद तेल की तरह से कोशिश नौटंकी कर सकते हैं मिलने की, मगर वो मिलते नहीं है। तेल ही होता है। 200 लीटर दूध में 2 बूंद नींबू निचोड़ दो, समाज को फाड़ डालता है पूरा, दूध फट जाएगा। दुश्मन होता है, दोस्त होता है। पिछड़े वर्ग के लोग हमारे दोस्त, ओबीसी हमारे भाई बंधु हैं। बाबा साहब को ये बात समझ में आई, आर्टिकल 340 बनाया उनके लिए। भाई हैं। आज समझ में नहीं आ रहा, कल को आएगा, आज आ रहा है। तो पिछड़े वर्ग के नेता लोग आ रहे कि नहीं आ रहे? कैसे लिख रहे हैं, कैसे लड़ाई चल रही है विदेश में पिछड़े वर्ग के लोगों की? चौधरी विकास पटेल कहते हैं ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करो, अगर नहीं करते हो तो वरना कुर्सी खाली करो, है ना? चौधरी विकास पटेल का देख लेना, सुन लेना वीडियो जाकर के। हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना तरीका? उस समय नहीं जागने दिया, आज जाग रहे हैं। गांव-गांव में अभियान चल रहा है, उनकी भी कार्यक्रम चल रहे हैं। तो बहुत ही ठंडे दिमाग से अगर चुनाव के वक्त में मैं आपके बीच में आता तो शायद इस पार्क में मुझे आप दूसरे में नहीं देते। नहीं। क्या कहते? अरे वोट काटने आ गए, कहाँ चक्कर में पड़े हो यार? है मेरे अपने भुक्तभोगी हो, कड़वी सच्चाई है, अच्छी बात है। नहीं है तो आप बहुत ज्यादा समझदार है, बहुत अच्छी बात है।